मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवार आपका वेलकम करता हूं डिफेंस इंस्टीट्यूट द विनिंग एज देहरादून में। इस समय हम एक 3 वीडियोज की सीरीज कर रहे हैं जो कि 28 दिसंबर को होने वाले सोल्जर जीडी के एग्जामिनेशन के लिए एक गेस्ट पेपर का पूरा सीरीज है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें कि इंडियन आर्मी एक्सपर्ट द्वारा एक पेपर डिजाइन किया गया है जिसके कि 100% में से 95% चांसेस हैं कि वो आ सकता है। जो कमियां हैं उस पेपर में जो कुछ है कि नहीं, उस क्वेश्चन पेपर में नहीं हम उसको इंक्लूड कर पाए तो इस पेपर में हम इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कुछ छूट जाता है तो तीसरे पेपर में लगभग तीनों पेपरों में मतलब आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा। 3 पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पेपर को करके ही आपने 28 तारीख को अपना सोल्जर जीडी का एग्जामिनेशन देना है। 28 तारीख के बाद भी अगर कोई सोल्जर जीडी का एग्जामिनेशन अगले 6 से 7 महीने में होने वाला होगा तो उसमें भी ये पेपर बिल्कुल 100% लाभदायक होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं और आई बटन से भी देख सकते हैं। और वीडियो नंबर 2 का तो ये है ही, जो वीडियो नंबर 3 होगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो नंबर 3 भी आपको बैक टू बैक मिलने वाला है, क्योंकि आपके जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो नीडी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और जिसने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा वो जरूर वीडियो नंबर 1 देखिए। तो आज हम जल्दी शुरुआत करते हैं गेस्ट पेपर नंबर 2 की, जिसमें कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, जो कि 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको करेंगे और एक क्वेश्चन को मैं 2 से 3 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए जो भी अच्छा हो, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपकी समझ में आए, आप उसको लागू करके जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़े आगे। ओके, टारगेट आर्मी जीडी फाइनल पेपर पार्ट 2, इसके बाद फाइनल पेपर पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। इसको मैं गेस्ट पेपर का नाम भी दे सकता हूं। मैंने दोनों भाषाओं में बनाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का उसका अपना डाउट क्लियर कीजिए। अगर गलती से मैं कुछ गलत बता देता हूं, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो प्लीज उसको भी आप रेक्टिफाई कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो आपके दोस्त देख रहे हैं उनको भी उस गलती का पता चल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी। ये मुझे लगता है कि जो पहला पेपर हमने किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो किसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो किसने करी? औरंगजेब ने करी। औरंगजेब 1526 में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ गनेर के बाद 1930 में उनकी डेथ हो गई। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सन टेम्पल कहां पर है? सन टेम्पल, उसका नाम ही इस तरीके का है कि उस जगह का नाम पता चल जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ है? पूर्णांक का सूर्य मंदिर। यानी कहां पर है? इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है बी, डी, पूर्णांक का सूर्य मंदिर। थर्ड क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? जो सारे जहां से अच्छा है वो किसने लिखा है? भाई सारे जहां से अच्छा को कंपोज करने वाले थे मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है एक राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान जहां पर जनगण मन अधिनायक है वहां पर ये राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा। और इसको कंपोज किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो याद रखें, मोहम्मद इकबाल, सी इसका सही आंसर है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? किसकी मुद्रा और रुपया है? किसकी मुद्रा है? इंडोनेशिया की मुद्रा भी रुपया ही है। ठीक है, बढ़े आगे। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से आते भी हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आज अपने ये सारे के सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता बोली तो महाभारत में किसने थी? श्री कृष्ण भगवान ने थी, लेकिन लिखी किसने है? वेद व्यास ने लिखी है। कहीं श्री कृष्ण न कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल जो भी होते हैं सेंटर में, जिस तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरीके से स्टेट में राज्यपाल यानी गवर्नर्स होते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री होते हैं सेंटर में, उस तरीके से स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो सेंटर में जो भी प्रधानमंत्री से ऊपर है वो कौन है? राष्ट्रपति है। और स्टेट में कौन है? वो गवर्नर है। यानी कि जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के ही दूत हैं, यानी उनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है,
उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऐसे छोटे मोटे सस्ते क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है? शिमला। कौन सा आंसर सही है? सी, आपको पता है शिमला। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा जो है वो अहमद शाह अब्दाली ने उनको हराया। ठीक है, याद रखना, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, बेंगलोर में। सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं बेंगलोर को, तो कहां पर है? गार्डन सिटी भी बोलते हैं बेंगलोर को, तो बेंगलोर में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के साथ आप और कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नदियां, अगर किसी ने नदियों वाला वीडियो देखा होगा तो नदियों में मैंने बताया था कि जो भी हिमालयन रिवर है या तो वो सीधा ऊपर से जाके पाकिस्तान की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ चली जाती हैं, या हिमालयन रिवर जैसे गंगा जी, यमुना और बाकी जो रिवर है हिमालयन रिवर, वो इस यूपी से, उत्तरांचल से निकल के यूपी से होते हुए कहां चली जाती हैं? अरब सागर में चली जाती हैं, सॉरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जैसा कि गंगा जी जाती है। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो कि भारत के सेंटर से, सेंटर में कौन सी नदियां निकलती हैं? जिनको इंग्लिश में पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं या प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब। तो जो दो नदियां हमारी अरब सागर में जाके गिरती हैं, यानी अगर मैं इंडिया की मैप की बात करूं तो जैसे अगर यहां पर ये जो बीच वाला इलाका है इंडिया का, अगर ये हिमालय है और हिमालय के नीचे जो बीच वाला हिमालय रिवर तो जा रही है सीधा कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ पर एक जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी से नदी निकलती है जिसको हम नर्मदा नदी बोलते हैं। नर्मदा नदी जो कि जबलपुर के रास्ते आगे बढ़ती है, जबलपुर में वो एक वाटरफॉल का निर्माण भी करती है जिसको कि धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हुए कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में न जाके बल्कि कहां चली जाती है? ये अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा और उसके साथ एक नदी इसके पैरेलल में चलती है जो कि ताप्ती नदी है, ये भी अरब सागर में जाके ही गिरती है। गुजरात से ये दोनों के दोनों अरब सागर में गिरती है। इसीलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी जिसपे हीराकुंड डांग बनाया हुआ है उड़ीसा में, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलो आगे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे या जो पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन है। जिसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी उन्होंने ही लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हमार सोनार। अभी कभी आपने जब क्रिकेट मैच होते हैं तो उससे पहले राष्ट्रगान बोलते हैं ना, जैसे भारत का, जब भारत और बांग्लादेश का अगर मैच होगा तो पहले भारत का राष्ट्रगान भी बोला जाएगा और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बोला जाएगा। तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर कभी मैच ऐसे देखे होंगे तो वहां पर वो जो कंपोज किया है वो किसने किया है? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लोगों की नजर में लोग बोलते हैं सर दिल्ली बहुत बड़ा है। दिल्ली एक शहर नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है। इसलिए उसको शहर में न करके हम सबसे बड़ा शहर हमारी नजर में कौन सा है? मुंबई है। हमारी नजर में नहीं, यही इसका सही आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया उन गैंडों के लिए जिनके नाक में सींग होता है, जिनको इंग्लिश में राइनोसीरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइनोसीरस बोलते हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसीरस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य। अभी पार्ट बी शुरू हो गया, जिसमें पार्ट बी में क्या होती है? साइंस होती है। साइंस का पार्ट हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? एक होती है जिस गैस को सूंघ लो तो बोला हंसी आती रहती है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर ऐसे दिया होगा NO2O4 तो सब में देखो O भी दिख रहा है, N भी दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उस समय N2O होता है। क्या होता है? N2O। अगर सीधा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसा कुछ दिया होगा तो सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा।
ठीक है, आगे बढ़े 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से भारी किरण कौन सी है। तो सबसे भारी किरण, सबसे तेज किरण पूछता तो मैं बोलता गामा है, लेकिन इसने बोला भारी, तो सबसे भारी किरण कौन सी होती है, अल्फा किरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नोबल गैस। नोबल का उसका मतलब क्या होता है, जिनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है वो पूरी तरह से फिल होती है और वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। मैंने बताया था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाला जो एक से पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया हुआ है कि 2, 8, 18 हम ऐसे इनको तोड़ते हैं। तो जब तो ये करते थे, अगर इसकी लास्ट कक्षा, लास्ट जो ऑर्बिट है ये फिल होगा तो ये कौन सी गैसें होंगी, ये जो भी होंगी ये होंगी उत्कृष्ट यानी नोबल गैसें, जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो वो कौन सी है, हीलियम होती है, ऑर्गन भी है, नियोन भी है। ये तीनों की तीनों जो गैसें हैं ना, ये तीनों की तीनों गैसें कौन सी हैं, ये नोबल गैसेज है। सिर्फ इसमें एक ऑक्सीजन ही बचती है जिससे प्राणी जिंदा रहते हैं, और यही है जो नोबल गैस नहीं है इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका लगाया क्यों जाता है, यहाँ पर तपेदिक है, यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ टीबी। टीबी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। एक समय में टीबी का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे साइंस ने तरक्की करी है। आज टीबी का लगभग समापन हो चुका है, लेकिन हो कैसे जाता है, इसके लिए कौन सा हम टीका यूज करते हैं, बीसीजी का टीका। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तपेदिक या टीबी। टीबी हिंदी वाले समझ जाए, तपेदिक इंग्लिश वाले, ट्यूबरकुलोसिस भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस भी वही है। नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में। आपने सुना होगा जब भी कोई खून के रोग से ग्रसित होता है तो उसको आयरन की गोलियां या आयरन दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आयरन हमारा जो खून का जो जड़ित कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो आयरन ही है। इसका सही आंसर लोहा ही होगा। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। लेड पेंसिल जो बनती है वो किससे बनती है, ब्लैक कलर जो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एक आया था कि ग्रेफाइट धातु है क्या धातु है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि ये अधातु है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल ये इसलिए क्योंकि ये कार्बन का एक अपरूप है, और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, अधातु होती है, इसलिए ग्रेफाइट अधातु होती है। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली की वायरिंग के लिए कौन सा सबसे उपयोगी है। बिजली के वायरिंग के लिए सबसे ज्यादा कॉपर का प्रयोग किया जाता है, यही सबसे उपयोगी है। इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार के पाचन में मदद करती है सैलिवा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। अगर इसकी जगह पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, अगर ऑप्शन में दिया होता स्टार्च, क्या दिया होता, स्टार्च दिया हुआ होता तो वो ज्यादा सही आंसर होता। स्टार्च नहीं है तो दूसरा सही आंसर क्या होगा, फैट होगा। फैट को भी जो सैलिवा होता है वो गलाने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। सांप को प्राणी वर्ग क्या होता है, हर एक एनिमल की एक क्लास होती है। जो सांप होता है वो रेप्टाइल होता है, रेंगते हुए चलते हैं, तो इसलिए वो रेप्टाइल्स में आते हैं। स्तनपायी मैमल्स होते हैं, जो कि इंसान भी है, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और अगर मैं उभयचर की बात करूं तो ये एम्फीबिया ग्रुप के होते हैं, जो पानी में और जल और थल दोनों जगह पर रह लेते हैं, जल खिलाए का मेंढक। ठीक है, आगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, रेडियस, ह्यूमरस और फीमर और टिबिया। तो फीमर जो जांग की हड्डी होती है, फीमर, वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ह्यूमरस जो है हाथ की हड्डी होती है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन अगर Br सिर्फ होता तो ब्रोमाइड एक हाइड्रोजन होता है। FClBrI मैंने आपको बताया था क्या होता है, हेलोजन होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं ब्रोमीन, तो ब्रोमीन यहां पर फिलहाल ब्रोमीन को देखा जाए तो ब्रोमीन एक क्या है, नॉन मेटल है। धातु, अपधातु ये अप नहीं है, एक्चुअली ये उप है, उपधातु। अब तो कोई चीज होती नहीं है, उपधातु होती है, लेकिन उपधातु भी नहीं है, ये नॉन मेटल होता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, और ब्रोमीन एक अकेला नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड में रहता है, ये भी याद रखना। 27वां क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड। मेटल हो सकता था यहाँ पर, है ना। तो मेटल का जो भी, जब ये 2 मेटल से जो होमोजीनियस बनेगा वो क्या बनेगा, वो कंपाउंड बनेगा, उसको यौगिक भी बोलते हैं। जो भी मेटल का रेशियो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र बोल रहा है, नहीं,
स्केल की बात कर रहा है। अगर यंत्र पूछता तो इसका सही आंसर होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में नापते हैं हम भूकंप को, अर्थक्वेक को, लेकिन हमको ये दिखाई किस में देता है? रिएक्टर स्केल में। जब हम सुनते हैं ना कि देखो भूकंप आया था और रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 6 या 7 या जो भी थी वो, तो रिएक्टर स्केल वही है, रिएक्टर स्केल है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? Which one of the following disease is caused by the virus? वायरस से क्या होता है? अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस से क्या हो रहा था? सब लोगों को बुखार आ रहा था, जो है ना, अभी भी है, अभी भी बचा हुआ आने की। इंडिया ने उसका अभी इस समय उसके टीके लग रहे हैं लोगों को, लेकिन जब भी वायरस होगा तो उसमें अगर तो आपको जुकाम दिया हुआ है, जो भी कोल्ड से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड है, वो किससे होगा? वायरस से होगा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेय यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? अगर जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, क्यों बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इंसान छोड़ते हैं ना, कारण इंसानों को तो ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक CO2 इसका सही आंसर होगा। 9 अभी 30 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, यानी हमारा जो मैं जीके का और जीएस का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है मैथ्स का पार्ट। अभी मैं आपको बता देता हूं, यहां तक आपको जितना आपने पढ़ाई करी थी वो आप फटाफट जो हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें आपको 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आंसर टिक ही करना है ना। अभी आगे बढ़ते हैं मैथ्स में पहला क्वेश्चन है कि 9 रेज़ पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 9 की घात 5। अब आप क्या करेंगे इसमें? आप करेंगे सर 9 गुणा गए 9 गुणा गए 9 गुणा गए 9 गुणा गए 9। क्या करते हैं जनरली? जिसकी पावर जितनी होती है हम उसको उतनी बार गुणा करते हैं। अब हम इसको गुणा करेंगे, गुणा करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं, जिसके लिए कैलकुलेशन कमजोर होगी। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे 9 की घात 5 दिख रही है, मुझे 9 की घात क्या 5 दिख रही है, तो मुझे एक चीज ये सोचनी चाहिए। देखो 9 नमा 81 नमा, फिर 9 एकम 9, मतलब इकाई का अंक यानी यूनिट का देखना। आपने क्या बोला? मैंने 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 81, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, ये ऐसा आ रहा है। यानी इनमें से वो ऑप्शन सही होगा, इनमें से वो ऑप्शन इसका सही होगा जिसके लास्ट में या तो 9 आएगा या 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं 9 की घात 4 करूं, अगर मैं 9 की घात 4 करूं, पहले मैं अगर 9 की घात स्क्वायर करूं तो 9 की घात अगर मैं स्क्वायर करूं तो 81 आता है। अगर मैं 9 की घात 1 करूं, क्या करूं? 9 की घात 1 करूं तो 9 आता है। फिर अगर मैं 9 की घात 3 करूं, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, ठीक है। 9 की घात में 3 करूं तो 81 होता है, 9 का वर्ग, 9 एकम 9, 8 वर्ग 729। यानी कि जब मैंने देखा कि जब 9 का स्क्वायर था, यानी जब वहां पर इवन नंबर था पावर में, तो लास्ट में 1 आता है, और जब मैंने बोला ऑड नंबर था लास्ट में, तो लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर है, यानी लास्ट में 9 आएगा। किसके लास्ट में, किसके इकाई के अंक में 9 है? किसके इकाई के अंक में 9 है? एक इकाई के अंक में 9 है। यही इसका आंसर है। आपने ये इतना कार्रवाई नहीं करनी, आपने ये याद कर लेना है कि 9 की पावर जितनी भी होती, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, अगर 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 7 है, 9 की पावर 9 है, तो जो भी उसका आंसर होगा उसके लास्ट में 9 ही होगा, और किसी के लास्ट में 9 है नहीं होगा, और वो देगा भी नहीं। अभी आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि सर अगर किसी और में भी 9 हो तो हो सकता है, लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि वो भी तुमको तुम्हारे लॉजिकल देखना चाह रहा है, तुमसे कैलकुलेशन नहीं देखना चाह रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यदि 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 3 लड़के और बढ़ा दिए जाए तो कुल कितने दिन में कार्य पूरा होगा? इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये 6 लड़के और 18 दिन, 6 लड़के और 18 दिन, और लड़के कितने आ गए? 3 लड़के आ गए, यानी पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए। ये ध्यान वाली बात है, इसको 3 यूज नहीं करना है, इसको 9 यूज करना है, क्योंकि पहले 6 थे, 3 लड़के बढ़ाए हैं। बढ़ाए का मतलब क्या होगा? 6 + 3 9 हो जाएंगे, बटे 9 कर देना है, और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। इसका आंसर आएगा 12 दिन। इसका आंसर क्या आएगा? 12 दिन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? ये कैसे होगा? ये ऐसे हो गया कि जो एक साथ दे रखे हैं उनको गुणा करना है, और जो पूछा हुआ है उसमें से एक, यानी अब मुझे यहाँ दिन निकालने हैं ना, दिन। भाई लड़का, यहाँ पर लड़के दिए हैं और दिन दिए हैं, तो ये लड़के हो गए, ये दिन हो गए, बटे
लड़के हो गए और जो आएगा वो इसका बचा हुआ दिन आएगा। मेरी बात समझ में आई है? तो सीधा आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख देना है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इसका मैं एक मेथड और भी आपको बताऊंगा, जहां पर इसको आप जनरल मेथड जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भैया कितने दिन थे, 18 दिन थे, कितने दिन थे, 6 लड़के थे और 18 दिन में करते थे। ठीक है, अब कितने लड़के हो गए, 9 लड़के हो गए, माना कि x दिन में करते हैं, तो इसको तो मैं x/18 लिखूंगा हमेशा, है ना। लेकिन ये देखो, ये 6 दिन थे, 6 लोग थे, 18 दिन में करते थे, तो 9 लोग थे तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे, क्योंकि लोग बढ़ गए हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये अब क्योंकि ये उल्टा हो गया तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, 6/9। ठीक है, तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो देखो वही आ रहा है, x 6 दूनी 12 आ गया ना, 12 दिन, ऐसे में भी 12 दिन आता है। तो ये हो गए 2 मेथड सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 33। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। वो बोल रहा है, इफ अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹100, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अरे क्वेश्चन देखो, कितने में बेचा है, कितने में उसने चीज को बेचा है, 100 रुपए में चीज को बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 100 रुपए में बेचा। ठीक है भैया, 100 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 80 रुपए का। यानी उसने खरीदा कितने में होगा, 80 रुपए में खरीदा होगा, क्योंकि 20 रुपए का लाभ हुआ। 100 रुपए में उसने बेचा, 20 का लाभ हुआ तो 80 में खरीदा, इसीलिए ना 100 - 20 80 रुपए हो गए। अब वो बोल रहा है कि उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो मैंने बोला है लाभ क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणा गए 100। लाभ कितना है 20, सीपी कितना है 80। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो कैसे दिखेगा, 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8 हो गया, इसको 100/4 करूं तो 25% आ गया। तो क्या आंसर आ गया, 25% इसका सही आंसर आ गया। यही इसका आंसर है। किसी वस्तु को 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने का लाभ होता है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। जब एक पासा फेंका जाता है, पासा मतलब डाइस होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो कितने होते हैं उस पे, डाइस पे 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6 ट्रस्ट होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे। तो टोटल कितने आने के चांसेस हैं, या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, है ना। तो कितने आएंगे, 6 आने के चांसेस है। तो 6 इसका सही आंसर होगा। 0.25 को भिन्न में बदलो। जब भी किसी चीज को भिन्न में बदलना होता है, अगर ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, मुझे भिन्न में बदलना है तो मैं इसके नीचे बटे लगाऊंगा और 2 जीरो लगाऊंगा। 2 जीरो में इसलिए लगाऊंगा, पॉइंट के पीछे जितने भी डिजिट है, पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, 2 ही डिजिट है, तो मैं 2 जीरो लगाऊंगा। उसके आगे 1 लिख दूंगा, 1 लिखते साथ ही मैं ये जीरो को, इस पॉइंट को हटा दूंगा, यानी ये 25/100 हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो लगा के 1 लगा देंगे, यानी 25/100, और 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो सही आंसर 1/4 आ जाएगा। एक बार ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखो, 36वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एक आयत की भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 5 मीटर। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये 4 मीटर होगा और ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। हमको निकालना क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, जितने आर्म से उतना प्लस, है ना। किसी भी चीज का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने ऐसे 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 एक डिजाइन आपको दे दिया, मैंने बोला इसका पेरीमीटर निकालो। अगर आपको इसकी लंबाई भी पता है, ये 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 पता है, तो हम सबको आपस में जोड़ देंगे और वही उसका पेरीमीटर होगा। तो मैंने क्या बोला, 4 5 और 4 9, 4 13 और 5 18, यानी कितना आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा। 18 मीटर आ जाएगा। अगर चाहे आप तो 2 गुणा गए इन दोनों का सम भी कर सकते, तो 5 और 4 9, 9 दूनी 18, ऐसे में भी इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 मीटर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। यदि एक विषम अंक 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। वही अगर कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होती है तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। यही 5 का नियम भी है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है कि किसी को भी लास्ट में अगर किसी संख्या के 0 और 5 है तो 5 से भाग होता है। अगर आप 5 की टेबल देखेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, या तो लास्ट में 5 आ रहा है या लास्ट में 0 आ रहा है। भाई क्या है, किसी के लास्ट में 0 तो है नहीं,
यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 5 होगा, तो यही इसका ऑप्शन है। ठीक है। नंबर 40, एक आदमी को एक घड़ी 660 में बेचने पर 40 रुपए का नुकसान हुआ। उसने घड़ी बेच दी, घड़ी में उसको कितने का नुकसान हुआ, 660 रुपए का नुकसान हुआ। 660 रुपए का नुकसान होने का मतलब क्या हो, उसने घड़ी कितने में बेची, एक आदमी को एक घड़ी पर, अच्छा क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन है कि 660 रुपए में उसने घड़ी को बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस है, और कितने रुपए का उसको लॉस हुआ, 40 रुपए का लॉस हुआ। यानी उसने खरीदी कितने में होगी, उसने खरीदी 700 में होगी। भाई जब भी हमको नुकसान होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है वो कम होता है, और जो खरीदा हुआ ज्यादा होता है। भाई 100 रुपए की चीज कर ली और 80 में बेच दी तो नुकसान हो गया, 700 में ली 660 में बेची तो 40 का नुकसान हो गया। वो बोल रहा है कि उसको नुकसान कितना परसेंट हुआ। मैंने आपको हमेशा बताया चाहे लॉस निकालो चाहे प्रॉफिट का परसेंट निकालो, यहां पर तुम्हें इसको सीपी के साथ निकालना है। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लॉस कितने रुपए का हुआ है, लॉस 40 रुपए का हुआ है। सीपी कितने रुपए थी, 700 रुपए थी, तो इसको गुणा कर दो ऐसे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 40/7 यानी 7 बजे 35.71%। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 100 रुपए पर 3 साल के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या लगेगा। भाई दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा टफ आए। देखो कितना प्रतिशत, 1000 रुपए पे 3 साल के लिए 6%, यानी 6% एक साल के लिए कितना होगा, 6% का मतलब क्या होगा, 1000 का अगर मैं 6% निकालूं तो कितना होगा, इससे मैं इसको काट दूंगा, इससे मैं इसको काट दूंगा, तो 10 छका 60 एक साल का, और 60 दिया 180 3 साल का। जब भी परसेंट होगा मैं इसको काट दूंगा। अगर या मैं इसको सीधे P इंटू आर इंटू वाले रूल से सॉल्व करूं, P इंटू आर इंटू टी से, तो परसेंट से जो 0 कट गए, 10 या 30 छका 180, यानी कैसे भी करूं तो कितना आएगा, 180 रुपीज आएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, आप देख लीजिए, बहुत मदद करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 का वर्ग क्या होगा। भाई 0.02 का वर्ग, 0.02 का वर्ग यानी 0.02 को 02 से मल्टीप्लाई करना है, यही तो बोल रहा है। भाई मैंने बोला x का वर्ग क्या होगा, तो x को x से गुणा कर दूंगा। मैंने बोला कि ये पेन है, जो पेन, इसका वर्ग क्या होगा, तो पेन को पेन से गुणा कर दूंगा। किसी भी चीज को उसी चीज से मल्टीप्लाई करने को क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं। यानी 0.02 का अगर वर्ग निकालूंगा तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसमें तो पॉइंट भी है। हाँ भैया पॉइंट है तो हम पॉइंट लगाएंगे ना, कहां पर लगाएंगे, इसके पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसके पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। टोटल डिजिट हो गई 4। अब यहां तो एक ही हुई, 1 2 3, अब हो गई टोटल 4। अब लगा दो पॉइंट, यानी 0.0004, यानी डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154। शंकु का मतलब क्या होता है, मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, ये ध्यान रखिए। जो शंकु होता है वो कोन होता है इंग्लिश में, और ऐसा होता है जो सर्कस वाले जोकर की टोपी होती है, या हैप्पी बर्थडे पे जो आप टोपियां लेके आते हैं वो होती है। अब क्या होता है, इसमें जो नीचे रेडियस होता है ना आर, इसको बोलते हैं आर, और जो इसकी हाइट होती है इसको बोलते हैं एच। ठीक है। अब देखो किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना वर्ग में, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है। हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूं, यहां पर हमको आर नहीं दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, जो ये 154 है ना, ये जो 154 है इसी से उसका आर निकालना है, इसी से उसका आर निकालना। अब इसका आर कैसे आएगा, भाई नीचे तो सर्कल है ना, वो नीचे तो सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। नीचे जो उसकी परिधि होती है वो 2πr होती है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वर्ग सेंटीमीटर, यानी उसने स्क्वायर दे रखा है। तो हमारे पास है पाई। अब मुझे यहां से आर निकालना है, वो कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर बराबर 154/पाई हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, थोड़ी सी जगह में हम करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो मैं चाहूं तो मैं उसको ऐसे वापस वैसे ही छोड़ दूं, या चाहूं तो उसको सॉल्व कर लूं। चाहूं तो ऐसे छोड़ दूं या चाहूं तो सॉल्व करूं, पाई तो पाई से बाद में कट ही जाना है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हुआ 154, है ना, तो आपको यहां से निकालना है आर। आर कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर बराबर 154/पाई। पाई मतलब क्या हुआ, पाई को पाई के छोड़ दो, क्योंकि हम पाई को बाद में काट देंगे, ये आर आ गया। और एच बराबर क्या हुआ, एच उसने हमको 12 सेंटीमीटर दे ही रखा है।
यानी जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा आप तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप कोई और कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अगर मैंने बोला आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि आप फॉर्मूले से करो। बिल्कुल भी आपको फॉर्मूले से नहीं करना है। आपको फॉर्मूले याद जरूर रखने, हो सकता है कभी आपके पास समय हो, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको उससे सेटिस्फाई ना हो तो उसके बाद आपके पास समय बचा हुआ है तो आप फॉर्मूला लगा के भी उसको क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी उसको निपटाना है, और निपटाने के लिए आपको ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट जाता है? कोई है ऐसा जो 11 से कट जाता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि मैं अगर इसको और इसको जोड़ूं, इसको और इसको जोड़ूं और इसको घटा दूं तो या तो 0 आना चाहिए, 11। 6 और 1 7 में से 6 गया 1, नहीं। 6 और 1 7 में से 6 गया 1, नहीं। 1 में से 7 गया -6, नहीं। 6 और 6 12 में से 1 गया 11, यस 11 आ रहा है। यानी ये जो 616 ये 11 से भाग होता है और यही इसका सही आंसर है। यानी जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा जिसमें पाई यूज हो रही होगी उसमें हमेशा 11 का आंसर आता है। समझ में आया? अगर आपके 2 ऑप्शन आ गए एक जैसे, ये भी 11 से भाग हो रहा है, ये भी 11 से भाग हो रहा है, तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा कि 2 ऑप्शन एक जैसे हो। हमेशा एक ही ऑप्शन ऐसा होता है, आपने उसको देखना है और सॉल्व करके आगे बढ़ना है। इसीलिए आपको फॉर्मूले याद करने तो हैं, बहुत रेयर केस में अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो, अन्यथा ये सीधा आंसर निकालने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़े। 44, एक संख्या 50 से 20% अधिक है। भाई 50 से 20% अधिक है कोई संख्या। 50 से 20% अधिक है वो संख्या क्या है? भाई 50 है, इसका 20% कितना होगा? किसी का भी 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक 0 हटा देते तो 5, तो 20% कितना होगा? 5 दूनी 10, कितना होगा? तो 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया। यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 75% का 75% कितना होता है? 75% का 75% कितना होगा? तो कोई भी चीज लो, अगर 75% की बात करूं मैं तो 75% ये होगा। इसका भी 75% हो तो 75 का भी 75% लो, निकाल दिया 100। 25 3 75, 25 चौको 100, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 3 9, 4 चौको 16। भाई 16/9 आ गया। अब 16/9 आ गया तो मुझे आंसर देखना है। 16/9 यानी पॉइंट तो लगेगा पहले, अभी 90 होता तो 16 पंजे 80, 0.5 यही है 0.5 में, तो यही सही आंसर होगा। लेकिन इसमें बी ऑप्शन में उसने दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो फिर हमको ये करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। जब हम करेंगे 16 पंजे 80 तो 10 बचता है यानी 100 हो जाता है। फिर यानी 16 छक्का 96, 6, हाँ तो आ रहा है, वही आ रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 3 पार्ट। अब मैं बढ़ता हूं चौथे पार्ट की तरफ, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस पार्ट को हम करते हैं। ये आपके जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है 20 नंबर का, इसमें आपका 40 नंबर आने ही आने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये प्योर नंबर होते हैं। हो सकता है जीके में आप कहीं पे एक आध क्वेश्चन भूल जाएं, क्योंकि कई बार आपका सोचे हुए समझे हुए पढ़े हुए से ज्यादा आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस फिट है। वो बोल रहा है कि अगर पेले को ये लिखा हुआ है तो अर्थ को क्या लिखेंगे? भाई पी को क्या लिखा है? 2 लिखा है। पी को क्या लिखा है? 2 लिखा है। यहाँ पर पी है कहीं? नहीं है। ई यहाँ पर लास्ट में है। ई को क्या लिखा है? 4 लिखा है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? पेले को 4 लिखा है, लिखते हैं अर्थ को। पेले को लिखते हैं हम 2 1 3 4, तो अर्थ को लिखते हैं हम क्या? 4 1 5 मतलब हमको क्या मिला है? कुछ इससे मिल गया है और कुछ इससे मिल गया है। कुछ हमको इससे मिल गया है और कुछ इससे मिल गया है। अब क्या मिला है? हमको चाहिए पर्ल। क्या चाहिए? पर्ल। पी से, पी को 2 डिनोट किया है, 2। ई को क्या डिनोट किया है? 4, 2 4। अब मैं आगे जाऊं क्या? अब मुझे जो ये आ रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख गया 2 4 इसी में है और किसी में नहीं है। अब पूरा का पूरा नहीं करना है आपने, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप पूरा का पूरा करने लगे तो आपका समय खराब होगा। शुरू में आपको दिख गया कि 2 तो सब में था, इसलिए आपको 2 एक डिजिट और देखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे 4 दिख गया यही आंसर है, आगे बढ़ो। ठीक है, विलुप्त शब्द मालूम करें। विलुप्त शब्द मालूम करें की बात यह है कि विलुप्त मतलब क्या है कि ब्रिक बिल्डिंग, जो ईंट होती है उससे क्या बनती है? बिल्डिंग बनती है। ईंटों से क्या बनती है? बिल्डिंग बनती है। तो लेटर किससे बनेगा?
वर्ड से बनेगा। लेटर किससे बनेगा? वर्ड से बनेगा, तो वर्ड ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हम जो लेटर लिखते हैं किससे लिखेंगे? हम वर्ड से लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 48 की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करें। निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करें। भिन्न मतलब क्या है? ये गलत है एक्चुअली। भिन्न ये फ्रैक्शन वाला भिन्न लग रहा है, एक्चुअली इसको हम ऑड बोलते हैं। ऑड मतलब जो अलग सा है, यानी जो विषम सा है, मतलब जो बाकी तीन है ना वो एक जैसे हैं, वो चौथा अलग से है। जैसे बाउल क्या होता है? क्रॉकरी होती है, चम्मच में भी क्रॉकरी, थाली भी क्रॉकरी, गुलदस्ता बुके, ये बिल्कुल अलग है, तो इसका सही आंसर सी ही होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है आपका रीजनिंग में, जिसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि बाकियों के साथ वो मिलान नहीं खा रहा होगा। जैसे किताब, पेन, पेंसिल और चम्मच होगी, तो किताब, पेन, पेंसिल और चम्मच, यानी किताब अलग है, किताब, पेन और पेंसिल तो स्टेशनरी में आ गए, चम्मच जो है वो क्रॉकरी का होगा, तो चम्मच ऑड होगा। इस तरीके से इसमें गलत संख्या हमको तलाश करनी है। गलत संख्या कैसे ढूंढेंगे हम? 12, 23, यानी 12 दूना 24 में से 1 घटाया, ऐसा है क्या? 12 में 11 जोड़ा 23, 23 में 11 जोड़ा 34, 34 में 11 जोड़ा 45, 45 में 11 जोड़ा 56, बिल्कुल सही है। अब इन दो को देखते हैं। 36 में से 10 जोड़ा 46, 10 जोड़ा 56, 10 जोड़ा 66, 10 जोड़ा 76, यानी 76 आना चाहिए था, यहाँ पर आ गया 86, यानी यही गलत है, यानी बी पार्ट गलत है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। अरुण ने कहा कि वह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है। अरुण ने क्या बोला? कि जो वो लड़की है वो कौन है? वह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, और उनका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? भाई उसने इशारा किया, ये थोड़ा सा नीचे इंटर हो गया है, ठीक है। अरुण ने इशारा कहा कि जो लड़की है वो मेरी माँ के पोते, यानी मेरी माँ का पोता क्या होगा? मेरा भी बच्चा होगा, मेरा भी लड़का होगा, और उनका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? उन्होंने लड़की की तरफ इशारा किया, तो वह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, यानी मेरे बेटे की पत्नी है, तो वो लड़की क्या हुई? उसकी फादर इन लॉ। कहां पर है फादर इन लॉ? ससुर। तो वो अपनी बहू के बारे में बात कर रहा था। ये चीजें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब आप ये रिश्ते अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, ये मैं हूं, मेरी वो बुआ है, मेरा वो चाचा है, मेरा वो भाई है, और जब आप अपने रिश्ते अपने आप पर इनको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। हालांकि कंफ्यूज कब होता है? जब पी ने क्यू को बताया कि वो मेरी बहन है, क्यू ने आर को बोला कि वो मेरा भाई है, तो उस समय पी क्यू आर में हमको पता नहीं चल पाता। यहाँ पे तो हमको पता चल जाता है कि अरुण जो है वो लड़का होगा, लेकिन पी क्यू आर में हमको जेंडर पता नहीं चल पाता। तो उस समय आपने क्या करना है कि प्लस लिख लेना है मेल को, या माइनस लिख लेना है फीमेल को, जैसा भी आपको याद रहता है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन पेपर, जो मैंने एक पहला वीडियो अपलोड किया था, दूसरा वीडियो अपलोड किया था, इसका आंसर मैंने बता दिया बी है। इस प्रकार से हम एक वीडियो और अपलोड करने वाले हैं बैक टू बैक, जिसकी तैयारी मैंने कर चुकी है, जो कि पूरा का पूरा पेपर डिजाइन हो चुका है। यानी आपके पास 3 पेपर डिजाइन करके पहुंच रहे हैं आपके सोल्जर जीडी के एग्जामिनेशन के लिए। क्लर्क का भी पेपर अलग से बन गया है, वो भी हम जल्दी से आपको दे देंगे। अब इन 3 पेपर की अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका पेपर छूट ही नहीं सकता। जो ट्रिक्स मैंने बताई आपने यही ट्रिक फॉलो करनी है, वो ज्यादा जरूरी, आपका समय बचा पाएंगे। तो मिलते हैं हम इसके 3rd नंबर पार्ट में बहुत जल्दी, और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।